नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे और इन त्योहारों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे जो अभी सीज़न में चल रहे हैं, और साथ ही साथ छुट्टी का आनंद भी उठा रहे होंगे। डीएलएड की परीक्षा ख़त्म हो चुकी है, बीएड के फर्स्ट ईयर की परीक्षा चल रही है, और साथ ही साथ पीजीटी सहित टीचर के कई वैकेंसियाँ भी धीरे धीरे आ ही रही हैं। अब हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने आप सबके सामने जेटेट के पेपर 1 यानी क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के लिए सिलेबस प्रस्तुत कर दिया है। अब इसके अलावे हम आपके सामने धीरे धीरे सभी खंडों यानी सभी विषयों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हो रहे हैं। तो देखिए, आज इन सब में मैंने शुरू किया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि कहा जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो सबसे पहले मैं आपको इस विषय को विस्तार पूर्वक समझाने जा रहा हूँ, ताकि आप इस विषय को अच्छे से समझ सकें और इनसे आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जेटेट हो या सीटेट हो या किसी और भी शिक्षा संबंधी परीक्षाओं में, तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत होने जाएंगे। उनके आंसर भी मैं आपको समझाता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह भी आपको बता दे रहा हूं कि यह एनसीएफ जो है बाकी सारे विषय, बाकी सारे सब्जेक्ट, जैसे कि हिंदी इंग्लिश के पेडागॉजी होते हैं, मैथ्स के पेडागॉजी होते हैं, साइंस के पेडागॉजी होते हैं, उसमें भी आपको काम करेंगे। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इसको समझें और सुनने का प्रयास करें। एनसीएफ मुझे पता है जहाँ तक बहुत लोग समझते होंगे, जानते होंगे। सबसे पहले हम आपको एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म बता देते हैं कि एनसीएफ का फुल फॉर्म हो गया नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि कहा जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। यह 180 पेजों का दस्तावेज है। कुल कितने पेज हैं इसमें? 180 पेज हैं। तो आपको 180 पेज नहीं पढ़ने हैं, आपको उनमें से प्रमुख बातें जाननी है, जिसमें क्या बताया गया है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य से संबंधित लगभग सभी विषयों की चर्चा की गई है। जैसे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, और बच्चों को पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। समझे? सबसे पहले हम आपको एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म के अनुसार जो जो बात है वो सब बता दिए, समझा दिए। अगर आप इन दस्तावेजों को पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जो कि कुल दस्तावेज 180 होते हैं। उन सबको अब आप टीचर बन गए तब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि उस ट्रेनिंग के दौरान आपको एनसीएफ 2005 में बताया जाएगा कि आपको बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए और बच्चों को पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम इसके महत्वपूर्ण बातों का हाईलाइट्स को जान लेते हैं। पूरा नाम समझ गए। अब पहली बात, जब ये 2005 में बनी थी तो जो कमेटी निर्धारित की गई थी वो प्रोफेसर यशपाल नाम के एक प्रोफेसर के द्वारा एक अध्यक्षता में बनाई गई थी। इसीलिए उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। यशपाल समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और इसमें 35 सदस्य थे जो विभिन्न विषयों के विद्वान थे। साथ ही साथ प्राचार्य लोग भी यहाँ थे, शिक्षक लोग भी थे और प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व भी थे। हम बात करते हैं आगे कि इसमें एनसीईआरटी के भी सदस्य थे। अगर बोला जाए तो इसका प्रकाशन एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के तहत किया गया था। देखिए, यह डीएलएड और बीएड का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप सब लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी इसे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, और जो ट्रेनिंग करके कंप्लीट कर चुके हैं वो तो जानते ही इसका कितना महत्व है। अभी वर्तमान में जितना भी सिलेबस चल रहा है वो एनसीएफ 2005 के द्वारा ही चल रहा है। इसके बाद 2020 का जो शिक्षा नीति है वो भी आपको कम से कम 8 से 10 नंबर जरूर देगा। याद रखिए, वो 8 से 10 नंबर जरूर देगा जेटेट सीटेट इत्यादि एग्जामों में। अगर बोला जाए तो यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का चौथा संस्करण है, क्योंकि इसके पहले और भी आ चुके हैं। कौन कौन आ चुके हैं? एनसीएफ 1975 आ चुका है, 1988 आ चुका है और 2000 आ चुका है। ठीक है। अगर बोला जाए कि 2005 के बाद कुछ हुआ तो जी हाँ हुआ, एनसीएफ 2009 भी आया।
और 2014 भी आया, लेकिन सबसे कारगर जो है 2005 ही है। इसी को संशोधित करके चलाया जा रहा है, नया एनसीएफ नहीं आया है। अभी नई शिक्षा नीति जो बनी है वो 1986 के बाद बनी है, 34 वर्षों के बाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन। अगर बोला जाए तो इससे संबंधित मंत्रालय कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। आपको पता होना चाहिए कि बीच में कांग्रेस सरकार के समय में इसका नाम बदल करके कर दिया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन बाद में फिर से इसका नाम कर दिया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो कहा जाता है कि पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करने के लिए और भारत में स्कूलों के लिए शिक्षण अभ्यास को सुदृढ़ बनाना, ये सब इसके उद्देश्य कहे जाते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर हम समझते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध से हुई थी। उस निबंध का नाम है सभ्यता और प्रगति। ध्यान दीजिएगा, इस निबंध के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बच्चों के बारे में बताया था कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है। एक भाषा में नहीं है, 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 के दस्तावेजों को नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं, मैं आपको 5 सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में मुख्य बिंदुओं में। पहला कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों के ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जैसे कि अगर आप उन्हें गाय के बारे में बताएं तो वह गाय से संबंधित तथा तथ्य को सोचने लगेंगे। वह सोच सकते हैं कि आज सुबह ही तो मैंने गाय को देखा था जिसको मैंने रोटी खिलाई थी, और गाय हमें दूध भी देती है जो हम शाम को घर में लाते हैं। तो इसी प्रकार के बाहरी जीवन के उदाहरण बच्चों को देने चाहिए। दूसरा है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों की पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जैसे कि आप बहुत से अध्यापक बच्चों को रटने के लिए कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर रट के याद कर लो, लेकिन नहीं, आप इसे रटन लीजिए और जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तब आप इसका उत्तर दे देंगे। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, तो यह बिल्कुल गलत है। आपको बच्चों को समझाना है ताकि उन्हें क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाए और वह उस पढ़ाई का लाभ उठा सके। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों की पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो करके बल्कि चहुमुखी हो। ऐसा नहीं कि उसका किताब केवल बुक ओरिएंटेड हो, किताब पर ही आधारित हो। उसका मतलब पाठ्यक्रम केवल बुक आधारित नहीं होना चाहिए, उसको गतिविधि करा के, एक्टिविटी करा के उसको बताना चाहिए। बहुत से अध्यापक सिर्फ किताब से पढ़ा देते हैं, उनका मतलब नहीं समझाते, जिससे बच्चों तक सही शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। अगर बात की जाए कि एनसीएफ 2005 कहता है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए और तब उन्हें पढ़ाया जाए। आपको बच्चों को पढ़ाना होगा उन्हीं के जैसे बनकर, यानी कि आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा और तब उन्हें समझाना होगा और फिर अपने हिसाब से उनको प्रेमपूर्वक पढ़ाना होगा। अगर 5वां पॉइंट कहा जाए तो एनसीएफ 2005 कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। मतलब ऐसा विद्यार्थी तैयार किया जाए जिसके अंदर में देश के प्रति प्रेम की, भक्ति की, नैतिकता की और एक सभ्य नागरिकता की भावना विकसित हो सके। इस बात को समझते हैं कि मान लीजिए आपने बच्चों को पढ़ाया और आपने उसमें ढील बरती या अन्य बात हो गई तो जिससे वह बच्चा आगे चलकर कोई अनैतिक कार्य करने लगेगा, जैसे कि चोरी करना, डाका डालना, देश के खिलाफ जाना आदि बहुत सी अनैतिक कार्य करने लगेगा। तब क्या फ़ायदा हुआ उस पढ़ाई का? कुछ नहीं हुआ। तो आपको पढ़ाते समय उसको नैतिक मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाना होगा और उनके नैतिक मूल्यों को जागृत करना होगा। दूसरा नंबर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि बिना भार के अधिगम, शिक्षा बिना बोझ के, इसको कहते हैं शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन।
एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र निम्नलिखित है, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका मतलब है कि बच्चों को बिना भार के पढ़ाया जाए, उस पर किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक भार नहीं दिया जाए। इसीलिए कक्षा 1, 2, 3 में होमवर्क देने को मना किया गया है। देखिएगा, बहुत सारे सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल में कहा जाता है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों पर प्रेशर बनाए रखते हैं, उस बात को वह प्रेशर मानते भी नहीं है कि जैसे कि बच्चों को हर बात पे टोकना कि पढ़ लो, अगर टीवी देख रहे हैं तो कहते हैं कि होमवर्क कर लिया, या फिर कहते हैं कि जो काम बोले थे वो कर लिया, जिससे बच्चों और माता पिता के बीच में खटास पैदा हो जाती है। शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भी बच्चों के इसी व्यवहार के कारण खटास पैदा होती है। उम, बच्चे के एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, बच्चों को रात के 2 बजे तक जगा कर रखा जाता है कि पढ़ो, या दिन भर बैठा करके रहता है, उन्हें रटवाया जाता है, तो जो सही नंबर न लाने के कारण उनकी पिटाई भी कर ली जाती है। कल एग्ज़ाम में क्या लिख कर आओगे? तुमको इतने नंबर लाने ही हैं। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था और इसको पूरा करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। किनके नेतृत्व में किया गया था? प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में। और इसका मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान है, मतलब विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। ध्यान देकर के समझिएगा, उन्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको तैयार करना है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आप किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों को आप तरह तरह के उदाहरण देते हैं, जिससे कि वह अपने पूर्व अनुभवों को कुछ रोचक तथ्यों के साथ जोड़कर उन्हें आत्मसात कर लेगा। मतलब जब आप कुछ उदाहरण देंगे तो उसको अपने मन में किसी चीज़ के साथ जोड़ करके कंपेयर करके देखता है। इसी को ना जिन पियाजे ने स्कीमा कहा है। जब आप कुछ बताते समझाते हैं तो वो उसका एक आकृति उसके दिमाग में छपने लगता है, यही स्कीमा होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या है कि चिल्ड्रन आर एक्टिव, इसीलिए एक्टिविटी कराइए। बालक या बालिकाएं जो होती हैं वो सक्रिय होते हैं, बालक को आपके हमेशा सक्रिय मानना होगा कि यह जिन पियाजे ने कहा है कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि चिल्ड्रन का विकास जो है, बच्चों का विकास हमेशा सोशल और कल्चर और लैंग्वेज का विकास तभी हो पाएगा जब वो सोसाइटी में रहेगा। तो आपको उसके बाद आपको बस उसे सिखाना है, उसे किताबों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से बाहर की दुनिया से जोड़ते हुए सिखाना है। स्वयं से जाने, बालक स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए। जब बालक स्वयं से सीखेगा और जानेगा तब उसकी बुद्धि का विकास एक नए स्तर से ही होगा। इसीलिए जब भी बच्चा स्वयं से जानने सीखने की कोशिश करे तब आपको उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक शब्द है कि जैसे मान लीजिए आप बच्चे से सवाल पूछ रहे हैं या बनाने दिए हैं, तो कहीं वो अटक रहा है, गलती कर रहा है, डराटे मत लगिए, उसको आगे के लिए हिंट्स दे दीजिए। हिंट्स देना यानी कि स्कैफोल्डिंग का सहायता देना। जोड़ तोड़ करें, बालक जोड़ तोड़ करें, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए बालक किसी खिलौने से खेल रहा है, जब उसे तोड़ देता है तब उसको जोड़ने का ही प्रयास करता है, तब उससे आपको डांटना नहीं चाहिए उसने खिलौना क्यों तोड़ दिया, बल्कि उसकी मदद करनी है उसकी खिलौने जोड़ने में। तब जब भी उसका खिलौना टूटेगा तो वह आपके पास आएगा और खिलौना जोड़ने का प्रयास करेगा, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक गतिविधि में वृद्धि होगी। इसीलिए कहा है जिन पियाजे ने कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, मतलब कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बालक गलतियां करे से मतलब है कि बालक त्रुटि करे, यानी कि कोई काम बिगाड़े। जब भी बालक कोई गलती करे तब आपको उसे डांटना नहीं है, बल्कि आप उसे समझाना है कि उसने क्या गलत किया है, जिससे कि भविष्य में जान पाए कि गलत करने से क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। बच्चे की गलतियों को महत्वपूर्ण माना गया है। एनसीएफ 2005 में अगर बच्चा गलती करता है तो उसमें वह स्वयं सुधार भी करता है और तो वह सही दिशा में जा रहा है। तो देखिए आपको इन बातों को याद रखना। अभी इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, 35-36 क्वेश्चन। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, टीचर का भी सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि एजुकेशन जो होता है वो लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा।
तो शिक्षा को जीवन पर्यंत सीखना बंद तो जीतना बंद। कहते हैं ना, केबीसी का एक डायलॉग था, सीखना बंद तो जीतना बंद। मतलब कि जब तक ज़िंदगी है तब तक आपको सीखना चालू रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सक्रिय होना बहुत ज़रूरी, टीचर का भी सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों का भी सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक निष्क्रिय रहा तो ज्ञान वृद्धि मंद पड़ सकती है। और सीखना एक सामाजिक गतिविधि भी होती है। जैसा कि समाज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाता है। हमने समाज से ही भाषा सीखी है। जानते हैं, मनुष्य समाज में अनुकरण करके सीखता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसका कथन है? तो अरस्तु का कथन है। उसके बाद है, देखिए आगे कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु का कथन है। हमने समाज से ही भाषा सीखी है, समाज के अंदर ही हमारा विकास होता है। बच्चा घर से निकल करके सबसे पहले कहाँ आता है? विद्यालय आता है। तो जॉन डीवी ने भी कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। अब आगे एक और बात समझते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बच्चे के लिए प्रथम विद्यालय कौन है? तो उसका घर। प्रथम शिक्षक या शिक्षिका कौन है? तो उसकी माँ। सीखने में यांत्रिकता, सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। चलिए इस बात को समझते हैं। यदि हम किसी बच्चे को बार बार वही टॉपिक पढ़ाएं तो वह बोर हो जाएगा। मतलब कि रोट मेथड, रटंत विद्या नहीं अपनाना है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसीलिए हमको बार बार नहीं दोहराना चाहिए और पढ़ाते समय पढ़ाई को रोचक बनाना चाहिए। अब रोचक कैसे बनाया जा सकता है? रोचक बनाने के लिए आप जितना एक्टिविटी करेंगे, एग्जाम्पल पेश करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल भी एक लिमिटेड नंबर में पेश होना चाहिए। डर और अनुशासन, अधिगम को या सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। चलिए इस बात को समझते हैं। बच्चों को आप डरा कर नहीं पढ़ाना चाहिए और ना ही उन्हें अनुशासन में रहने को विवश नहीं करना चाहिए। बहुत से अध्यापक बच्चों को सजा देते हैं और उनसे स्कूल का काम करवाते हैं, अपना भय का वातावरण बनाए रखते हैं। तो इन सबको गलत बात कहा गया है। देखिए इन सबको भी आपको दिया जा सकता है सवाल में कि गलती छांटिए कि इसमें से कौन सा गलत है। भाषा और संस्कृति, बच्चों को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। चलिए उसको समझते हैं कि बालक जब भी स्कूल में प्रवेश करता है तब वह अपनी मातृभाषा और संस्कृति के साथ प्रवेश करता है। तो शुरुआती समय में देखेंगे आप कभी कभी ना कि बच्चे ना सर को मैडम बोल देते हैं और मैडम को सर बोल देते हैं। दूसरी बात कि अपनी भाषाओं में आपसे बात करते हैं, मातृभाषा में। तो इसीलिए प्राथमिक स्तर पर कहा भी गया है कि मातृभाषा को ही शिक्षा का साधन, माध्यम बनाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की सभी गतिविधियों में भाषा में गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और इसीलिए सभी का स्थान महत्वपूर्ण है। सभी विषय मतलब कि सभी विषय। अब त्रिभाषा सूत्र, आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया गया है। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है? बहुभाषी कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करता है। त्रिभाषा सूत्र, चलिए इसको समझते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और सभी राज्यों में जगह जगह पर आपको स्कूल मिल जाएंगे। अभी सभी स्कूलों में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। बहुभाषिक कक्षा को हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें अनेक प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को आपस में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। कक्षा शिक्षण में त्रिभाषा सूत्र की वकालत की गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार आपको कक्षा में 3 प्रकार की भाषाएं तो पढ़ानी ही चाहिए। बहुभाषी कक्षा कैसे होता है? मान लीजिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के आसपास एक स्कूल है जिसमें आपको 3 प्रकार की भाषाएं पढ़ानी है। तो वह भाषा होगी हिंदी, दूसरी होगी अंग्रेजी और तीसरी होगी कोई भी आधुनिक भाषा। हिंदी उसमें रीजनल भाषा मानी जाएगी। अगर मान लीजिए झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में एक मातृभाषा हो गई नागपुरी, दूसरी हो गई हिंदी और तीसरी हो गई विदेशी भाषा के तौर पे अंग्रेजी। अब 3 भाषाएं, मान लीजिए आप साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो पढ़ाने के लिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं पढ़ाने के लिए, तब आपको 3 भाषाएं होंगी जो आप कक्षा में पढ़ाएंगे। पहली उनकी मातृभाषा जहां पर बोली जाती है, दूसरी हिंदी और तीसरी
अंग्रेजी। अब हम बात करते हैं भाषा कौशल के बारे में, लैंग्वेज स्किल। एनसीएफ 2005 में भाषा के 4 कौशलों की बात की गई है जो कि निम्नलिखित है। आप इनको LSRW के नाम से जानते हैं। L फॉर लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना। S फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना। R फॉर रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना। और W फॉर राइटिंग मतलब लिखना। तो चलिए इसको आगे समझते हैं। इन चारों के बारे में भी वर्णन किया गया है एनसीएफ में। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चों का आकलन में मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए जो निरंतर चलता रहे और व्यापक हो। तो जो बच्चों को शैक्षिक सह शैक्षिक मतलब कि शैक्षिक और शिक्षकेतर, शिक्षा के अलावा दोनों पक्षों को शामिल किया जाए इसमें। आकलन, उनका रचनात्मक आकलन होना चाहिए। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन समझिए, सतत जो है ना लगातार चलता रहता है, सतत का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, और व्यापक का मतलब हो गया ना जो पूरा मिला करके किया जाए, पूरी पढ़ाई लिखाई एक्टिविटी सबको मिला करके किया जाए। आकलन का बात किया जाए जो अंकन हुआ, मतलब कि जो मार्किंग हुआ, उनका रचनात्मक आकलन होना चाहिए, उनका निदानात्मक आकलन भी होना चाहिए। और उसके अंतर्गत जो भी समस्या होती है उनकी पहचान की जाती है इसके अंदर। और जब भी समस्या की पहचान होती जाती है तो उसका उपचार भी किया जाता है। जैसे क्लास 10th की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, उसमें सब्जेक्ट का चयन करने का अधिकार होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि आपको ना जब भी आप हिंदी पेडागोजी पढ़ते, किसी भी विषय का पेडागोजी पढ़ते, तो उसमें निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण की जो बात की जाती है ये एनसीएफ 2005 के द्वारा ही की गई है। आगे हम पढ़ते हैं सूचना और ज्ञान। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बच जाना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो उसे ज्ञान मानकर समझकर अर्जन ना कर लें। ये नहीं सोचे कि वो ज्ञान हो गया। ज्ञान और सूचना दोनों में अंतर होती है। शिक्षण सूत्र, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे कि ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसी को आगमन विधि भी कहा जाता है। मूर्त से अमूर्त कहने का मतलब विद्यार्थियों को पहले उन चीज़ों के बारे में पढ़ाओ जो वह पहले से जानते हैं। जैसे कि आप उन्हें गाय का उदाहरण दे सकते हैं, फिर जब वह हामी भर देंगे कि हम गाय को जानते हैं और हमने गाय को देखा है, तो हम उससे पूछेंगे कि गाय के बारे में हमें और भी बारे में बताइए। तो तब वह हमें कुछ बातें बता देंगे। फिर जब वह अपनी बात ख़त्म कर देंगे तब हम उनको और भी रोचक तथ्यों के साथ गाय के बारे में बताएंगे। इस प्रकार हम उन्हें गाय का निबंध भी बताएंगे और भी बहुत सी बातें बताएंगे जो उनको नहीं पता थी। मूर्त अमूर्त, हमें विद्यार्थियों को मूर्त से अमूर्त की ओर ज्ञान देना चाहिए। मूर्त से मतलब है जिन्हें बच्चे छू सकते हैं, हम छू सकते हैं। और अमूर्त से मतलब है जिसे हम सोच सकते हैं, जैसे कि हवा या फिर कोई भी ऐसी सोचने वाली चीज़ जो हमारे सामने न हो लेकिन उसके बारे में हम सोच सकते हैं, मतलब जिसे केवल हम सोच सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। सजा व पुरस्कार, इसी से बना हुआ है पुनर्बलन। यहाँ ध्यान दीजिए, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। बच्चों को किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जानी चाहिए, ना ही उन्हें बार बार पुरस्कार को दिया जाना चाहिए। अगर बार बार आप उन्हें पुरस्कार देंगे तब उसके मन में लालच पैदा होगा। यदि वह कार्य करेगा तो सिर्फ पुरस्कार के लालच में, और अगर आप पुरस्कार नहीं देंगे तो उसमें कार्य करने की रुचि पैदा नहीं होगी। गतिविधियाँ, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। चलिए इसको समझते हैं। शैक्षिक गतिविधियां वह होती हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को उनके विषय से जुड़ी शिक्षा दी जाती है। जैसे कि गणित की विद्या दी गई या विज्ञान की विद्या दी गई, सह शैक्षिक के अंदर दी गई है। सह शैक्षिक के अंतर्गत कोई खेल कूद, योगा आदि, तो आप अभिभावकों को भी योगा में जोड़ सकते हैं जिससे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए गार्जियन को करते देखेगा तो बच्चा भी करेगा। अब पाठ्यक्रम की बात की गई है। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता के प्रतीक है। यदि बच्चा मोटी किताबें देखेगा तो उसका मन नहीं करेगा पढ़ने में, और इससे उसके वहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि उसके मानसिक रूप में, उसके सोच में, उसकी रुचि में प्रभाव। इसलिए विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को सुधार देने पर जोर दिया गया है एनसीएफ में।
नैतिक मूल्य बच्चों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यदि आप बच्चों को मूल्य की कीमत समझाना चाहते हैं तो उनमें मूल्य प्रकट करना चाहते हैं, तब आप रोचक तथ्यों और कहानियों द्वारा नैतिक मूल्य प्रदान कर सकते हैं, न कि सजा देकर या फिर उपदेश देकर। बाहरी जीवन बच्चों को स्कूल में बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए और तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। पुस्तक बच्चों को स्कूल में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, जिससे वह अपनी रुचि के अनुसार किताबें पढ़ सके। कार्यक्रम की बात की जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम भी कराने चाहिए जिससे बच्चे हर्षोल्लास से भर जाएं। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कराइए, लेकिन बच्चों के विचार भी उसमें होने चाहिए, मतलब एक लोकतांत्रिक भावना का विकास होना चाहिए। और टीचर ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है इसके अंतर्गत मैंने KNCF के अंतर्गत कि शिक्षक को अकादमिक संसाधन में नवाचार, अब नवाचार क्या हुआ, अपडेट, नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसको समय समय पर पहुंचाया जाए, समय समय पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए, नए नए शिक्षा साधन प्रदान किए जाए। अब संसाधन इसी को बोलते हैं TLM, यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। पाठ्यक्रम मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करना होगा, यानी कि इसके लिए हम उसका नॉलेज लेवल देखते हैं, ज्ञान का स्तर पहचानते हैं, तभी ना हम प्रस्तावना प्रश्न तैयार करते हैं। पाठ्यक्रम जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके पहले हम डायरेक्ट पढ़ाना नहीं शुरू कर देते, पहले प्रस्तावना का प्रश्न तैयार करते हैं। क्यों तैयार करते हैं? इससे हम उसका बौद्धिक स्तर का जांच करते हैं। उसके बाद जिम्मेदारी की बात की जाए तो शांति शिक्षा को बढ़ावा देना और महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। कक्षा ऐसी हो जिसमें जेंडर न्यूट्रल रहे, लैंगिक तटस्थता होनी चाहिए शिक्षक शिक्षिकाओं में। आपको किसी भी लिंग के प्रति, किसी भी जेंडर के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए आपका, चाहे आप शिक्षक हो चाहे आप शिक्षिका हो, आपको दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी है। चहुमुखी विकास बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए और समावेशी वातावरण, इसी कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण होना चाहिए। इसी के तहत कहा गया है कि विशेष बच्चे, एक शब्द 2016 के बाद जोड़ दिया गया है, दिव्यांग। दिव्यांगजन किन्हें कहा जाता है? जिनमें शारीरिक रूप से कुछ कठिनाई मौजूद होती है, ऐसे बच्चों को हम दिव्यांग कहते हैं। इनके लिए पहले जो शब्द प्रयोग किया जाता था विकलांग, अब वो शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, दिव्यांगजन कहा जाता है। और इन्हें भी आपको जनरल सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी है। अब NCF के द्वारा 5 विधियों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसे भी आप समझ लीजिए। पहला है करके सीखना, दूसरा है निरीक्षण विधि, तीसरा है परीक्षण विधि, चौथा है सामूहिक विधि और पांचवा है मिश्रित विधि। कुल मिलाकर के ये 5 बातें ज़्यादा जोर से मेरे ख्याल से लगी जो मैंने यहाँ पर देखी है। अब पहली बात आपको बता देना चाहूँगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। देखिए अब जो है ना, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकते हैं वो मैंने यहाँ जो लिखे हैं। पहला है NCF 2005 किस बात पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है करके सीखने पर। दूसरा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है किसके बारे में? कि ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है और ज्ञान का विकास जो होता है इसकी संरचना की जाती है। तीसरा है मैंने ज्ञान जो दिया जाता है इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि ज्ञान अस्थायी रूप से विकसित होता है, जान लीजिए, और इसकी संरचना की जाती है। चिल्ड्रन जो है ना अपने अंदर ज्ञान को डेवलप करते हैं
और जो डेवलप करते जाते हैं वो उनके अंदर अस्थायी रूप से विकसित होते जाता है। दूसरा है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र, माने शिक्षा से विषय, और विद्यार्थी से अध्यापक, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पहला नंबर ऑप्शन। तीसरा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त, इसी के बारे में बात कर रहे थे, बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको समझाया कि इन बच्चों को एक साथ बैठा करके ही शिक्षा देनी है, मतलब कि समावेशी शिक्षा द्वारा। चौथा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है? तो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, या इनमें से सभी। तो 4 में नंबर ए, यानी कि आपको कक्षा 10 की परीक्षा में ऐच्छिक चुनाव करने का सुझाया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभी कभी कभी आपको पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन घुमा करके कि जो त्रिभाषा है या बहुभाषा है, कक्षा में बहुभाषा को आप किस रूप में लेंगे? तो इसे ऐप शैक्षिक संसाधन के रूप में लेंगे। जो एक बच्चा भाषा प्रयोग कर रहा है या बच्ची भाषा प्रयोग कर रही है, उसके भाषा को आप सभी बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों का अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। और डी उपरोक्त सभी। तो 5 में यहाँ जो बातें कही गई हैं वो सभी बातें सही हैं, यानी कि 5 का द इसमें सही हो जाएगा। 6 हो गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा के किस बिंदु पर मुख्यतया प्रकाश डाला गया है? गणित की सहायता से तर्कशक्ति का विकास होता है, गणित की सहायता से गणित में रुचि का विकास होता है, गणित की सहायता से मूल्यांकन का विकास होता है, गणित की सहायता से गणित का अन्य विषयों के साथ अधिक सहसंबंध स्थापित करना। तो आपको क्या लगेगा यहाँ पर? मूल रूप से समझिए तो गणित को कहा जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि गणित एक अमूर्त विषय है जो नजर नहीं आता है, लेकिन गणित हमारे आसपास मौजूद रहता है। गणित में हम तर्क करना सीख पाते हैं, गणित की प्रकृति में हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठता को जान पाते हैं, सत्यापनीयता, यानी कि गणित न किसी हर विषय में एक विषय गणित ही है जिसमें हर सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होता है, और यह बच्चों में तर्क करने की क्षमता को विकसित करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर, बालकों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, इस कथन का संबंध है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, द्वितीय भाषा सिद्धांत, दृष्टिकोण को बदलना, उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण। ये तो सीधे सीधे देखते साथ ही लग जा रहा है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह संगठित किए गए थे? तो कितने समूह संगठित, ये जो 180 पेज के हैं ना संगठन, उसमें से आपको मिलेंगे, ये वहां से उठाया गया सवाल है। तो इसका आंसर है इसका आंसर ब या स में होना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, देखकर मैं कमेंट कर दूंगा। इसका आंसर मेरे ख्याल से स होना चाहिए। 10 का आंसर, 10 नंबर देखिए, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ के अध्यक्ष थे? तो सीधे सीधे पता चलता है कौन थे अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष थे आपको प्रोफेसर यशपाल, क्योंकि उन्हीं के नाम पर समिति का भी नाम पड़ा था। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल क्या है? देखिए, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, PCSE।
जो ट्रिक है, जो कई सारे शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पढ़ाने में सिखाया भी जाता है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और विद्यालय विकास के लिए तैयारी की जाए। यानी कि आंसर इसका स हो जाएगा। 12 में आते हैं, एनसीएफ 2005 में अनुशासन एवं सहगामी प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत अगर बोला जाए तो कक्षा में शांति बनाए रखने से संबंधित जो नियम होते हैं, इनके पालन से अध्यापक कक्षा से इसको समझिए कि एनसीएफ 2005 में अनुशासन एवं सहगामी प्रबंधन, इस टॉपिक के अंतर्गत कक्षा में शांति बनाए रखने से संबंधित जो भी नियम होते हैं, इनके पालन से अध्यापक क्या करता है? इनसे पालन से अध्यापक क्या करता है? समानता और बराबर अवसर देने के मूल्यों को कमजोर बनाते हैं। दूसरा नंबर, ये नियम उन प्रक्रियाओं को हतोत्साहित करते हैं जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में अंतर्निहित होती है। तीसरा नंबर अगर बोला जाए कि ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से रोकते हैं। और द नंबर बोला जाए तो इन नियमों से शिक्षकों के लिए कक्षा व्यवस्था की नज़र से आसान हो जाती है। तो 12 नंबर में ये नियम सहपाठियों से समुदाय की भावना को अविकसित, मतलब कि सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। देखिए, अगर ज़्यादा आप शांति बनाए देंगे ना, तो सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहेंगे, माने चुप चुप रहने के। समुदाय तब विकसित हो जाता है जब लोग आपस में कुछ बातचीत कर पाते हैं। क्लास में इंटरेक्शन होना चाहिए, हाँ, इंटरेक्शन का लिमिट हो, इसका ध्यान रखें। शांति इतनी भी नहीं हो कि कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस पूरा जरूरी नहीं है। 13 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो काम जिस स्तर पर संभव है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि उससे उच्च स्तर पर। इसे कहा गया है किस सिद्धांत के अंतर्गत? पूरकता का सिद्धांत, संज्ञानात्मक वैधता का सिद्धांत, नैतिक वैधता का सिद्धांत या मार्गदर्शक का सिद्धांत। तो देखिए, कहा ना कि जो काम जिस स्तर का पर संभव है उसे उसी स्तर। मान लीजिए कि छठा क्लास का पढ़ाई आप सोचेंगे बच्चे को तीसरे क्लास में दे देने के लिए, तो ये कहाँ तक संभव है? कहाँ तक उसके दिमाग में ये बात डाला जा सकता है? हम वो रोट मेथड में आना होगा, फिर रटन पद्धति में, जिसका विरोध करता है ये एनसीएफ। तो ये एक तरह से ना कॉम्प्लीमेशन है, आपको पूरकता का सिद्धांत का समर्थन करता है। ये पूरकता कहने का मतलब कि काम और स्तर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। काम वही बच्चा कर पाएगा जो उस स्तर का है, समझे? पूरकता का सिद्धांत। अगला है, एनसीएफ 2005 में समकक्ष के रूप में दी गई गणितीय की विशिष्ट अवधारणाओं में किसे शामिल नहीं किया गया? क्या बोला? गणित की विशिष्ट अवधारणाओं में किसे शामिल नहीं किया गया है? कि गणितीय अवधारणाओं में जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका कदम दर कदम प्रदर्शन वैधता निर्धारित की जाती है। दूसरा है, गणित की पुष्टिकरण की क्रिया कभी अनुभाविक नहीं होती है, मतलब अनुभव से नहीं होता है। तीसरा है, गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है। और चौथा है, गणित की पुष्टिकरण की क्रिया उस संरचना में मौजूद उपयुक्त परिभाषाओं में स्वयं सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर एक प्रदर्शन होता है। फिर से समझिए सवाल को कि एनसीएफ 2005 में समकक्ष के रूप में, एक टॉपिक है समकक्ष के रूप में दी गई गणित की विशिष्ट अवधारणाओं में किसे शामिल नहीं किया गया है? मतलब कि गणित के लिए क्या जरूरी नहीं है, समझे? गणित के लिए क्या जरूरी नहीं है, विशिष्ट अवधारणाओं में किसे शामिल नहीं किया गया है? गणितीय अवधारणाओं में जो सिद्धांत स्थापित किया जाना चाहिए उसका कदम दर कदम प्रदर्शन करना वैधता निर्धारित की जाती है। मतलब कि देखिए, जो भी आपको सिद्धांत की थ्योरी बनाना है, जो भी नियम बनाने हैं, उसके लिए एक एक स्टेप को दिखाना जरूरी है, तो शामिल है। दूसरा, गणित की पुष्टिकरण की क्रिया कभी अनुभाविक नहीं होती है।
वो अनुभव से जो प्राप्त किया उसी से हमारा भी, तो ये अनुभव से गणित नहीं बनता है। ये सही है। तीसरा नंबर, गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है। गणित विज्ञान है पर इसको प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको हम नंबर में आंकड़ों के साथ जोड़ घटाव संक्रियाओं के द्वारा करते हैं, तो इसीलिए सी नंबर जो है, स है ना, ये इसका सही आंसर हुआ। 15 नंबर में है एनसीएफ 2005 के विकास को सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास आप लोग पढ़े होंगे टीचर ट्रेनिंग के दौरान भी। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। दूसरा, स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। तीसरा, जानकारी इकट्ठा करके उसका रटना। रटना शब्द तो पहले काट दीजिए। और बात किया जाए डी नंबर, अर्थ निकालना, मूर्त सोच की क्षमता विकसित करना। केवल मूर्त सोच से ही नहीं होता, हमने पढ़ा है मूर्त से अमूर्त, तो ये बात भी कट गया। स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली, अरे ये बात नहीं है। विकास को सीखना के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है। संज्ञानात्मक विकास क्या होगा? संज्ञान, संज्ञान लेना। संज्ञान से समझिए किसी चीज को देख करके जो आप अपने अंदर एक ज्ञान विकसित करते हैं उसे संज्ञान कहा जाता है। तो इसका आंसर बन गया कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। 16 नंबर, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता और प्रकृति गणित का नहीं है? गणित की भाषा सांकेतिक है, बिल्कुल है। गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत हैं, एकदम सही। गणित का एक ही आंसर होता है, कभी बदलता नहीं है। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। हाँ, ये गलत हो सकता है। सारे गणित जो है ना एक ही विधि से नहीं चलते हैं, और गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। हाँ, ये बोला जा सकता है कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। 17 नंबर, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल क सही है, क और ख दोनों सही, क और ख दोनों सही है। सांस्कृतिक विरासत को भी प्रशंसा किया जाए और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को भी विकसित किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए, सही है। नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर ज़्यादा इसमें कहा जाए, ज़्यादा देखिए यहाँ चारों टॉपिक ना आपको लग रहा होगा सेम सेम, तो अगर इसमें ज़्यादा कहा जाए तो उपयुक्त कौन लग रहा है? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए ताकि इसके अंतर्गत हम सारे टॉपिक समझ पाएँ जिनसे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। तो यहाँ ज़्यादा टॉपिक जो सूटेबल लग रहा है वो 18 का स लग रहा है। 19 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या इनमें से सभी? तो ध्यान से देखिएगा ना, हम इन हर एग्जाम को देखते हैं, ओपन बुक एग्जाम। कुछ लोग सोचेंगे ओपन बुक एग्जाम का मतलब किताब खोल करके लिखो। ये खुली पुस्तक परीक्षा एक तकनीक होती है जिसका प्रयोग खासकर हम लोग करते हैं दूरस्थ माध्यम में। दूसरा हो गया, खुली पुस्तक परीक्षा के अंतर्गत आपको असाइनमेंट लिखने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आप कई स्रोतों की सहायता लेकर के अपने प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो चलता है पढ़ाई लिखाई संबंधित। सामूहिक कार्य मूल्यांकन में भी आपको कोई एक्टिविटी करने के लिए लैब में दिया जाता है, वो भी आप ग्रुप में करते हैं। इनमें सभी इन चारों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसे अधिक महत्व दिया गया है? भौतिक संसाधन, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापक, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों, और बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को। तो ध्यान लगाइए, 20 नंबर क्या लग रहा है?
भौतिक संसाधन केवल संसाधन के ही आधार पर आपको शिक्षा मिल जाए, जी नहीं। शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापक, अध्यापक रहे संसाधन नहीं रहे। बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव, शिक्षक के अनुभव केवल काम करेंगे। या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार, एजुकेशन सिस्टम में जो अभी सिलेबस या करिकुलम चल रहा है इसको थोड़ा डेवलप किया जाए, और साथ में बच्चे अपने अनुभव जो देते हैं उसको भी शामिल किया जाए। इन दोनों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो द नंबर इसका आंसर हुआ। 21 नंबर है कि NCF 2005 में प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना गया है? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव एवं इनमें से सभी। तो अगर सबसे ज़्यादा अनुभव करके सीखने का सिद्धांत बार बार पढ़ते हैं, अनुभव जनित शिक्षा, तो यहाँ 21 का सी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम का आयोजन करना एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि इसके द्वारा क्या होगा, शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, या इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि तीनों के तीनों सेम जैसे आ रहे हैं। तो देखिए, शांति, नागरिकता, मूल्य, मूल्य हो गया जो दोनों को समाहित करके रखा है। मूल्य मतलब हो गया वैल्यूज, जो कि आपको शांति के लिए भी है और नैतिकता के लिए भी है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। 23 नंबर NCF 2005 के अनुसार सामान्यतया विद्यार्थियों की गणित सीखने में रुचि नहीं है। क्यों नहीं है गणित सीखने में रुचि? तो अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते हैं, अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्यय पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं, गणितीय संकेत गणितीय भाषा पर ज़्यादा हावी है, और गणित अधिकम पूर्णतया बौद्धिक प्रक्रिया है। अब आप अपने हिसाब से सोचिए एक बार, अपने स्तर से, कि आप जब पढ़ाते हैं तो बच्चे क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्या लगता है आपको कि अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय का उपयोगिता नहीं बता पाते हैं? जी, इसको तो करते हैं। अगर आगे देखते हैं कि गणितीय अधिगम पूर्णतया बौद्धिक प्रक्रिया है, केवल बौद्धिक नहीं है, ये प्रायोगिक प्रक्रिया भी है, हम करके भी देख सकते हैं इसको। गणितीय संकेत गणितीय भाषा पर ज़्यादा हावी है, बिना संकेत के गणित बनेगा नहीं। अब अगर बोले अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्यय पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते, ये कहा जा सकता है कि ऐसा देखा गया है कई विद्यालयों में कि कोर्स ऑफ सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता है टाइम पर। तो बी, 23 का बी नंबर। 24 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई? देखिए, आप देख रहे हैं ना, जो भी विषय आ रहे हैं, हर विषय से संबंधित NCF में 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो मान लीजिए आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे जिस सब्जेक्ट का, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? किन मुद्दों को? लैंगिक मुद्दों, केवल किशोरों के मुद्दों, लैंगिक व किशोरों दोनों के मुद्दों, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। तो आप ध्यान से देखेंगे कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, केवल लैंगिक मुद्दे या केवल किशोरों के मुद्दे, लैंगिक व किशोरों दोनों के, या सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। तो देख के समझ में आ रहा है कि हर एक क्लास पर, आप तीसरे क्लास में देखिए वहाँ भी स्वास्थ्य समझाया जाता है, चौथा क्लास में भी स्वास्थ्य समझाया जाता है, 9 क्लास में भी स्वास्थ्य को समझाया गया है, 10th क्लास में भी स्वास्थ्य को समझाया गया है। तो सभी स्तर पर विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बना सके। विज्ञान के विषयों में प्रायोगिक कार्यों पर केवल प्रायोगिक कार्य करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, सहन शक्ति विकसित करें, ये तीनों कट जाएगा। सीधे सीधे दिख रहा है इसमें कि विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बना सके, यानी कि 100 नंबर।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार शिक्षक क्या है? मालिक, सुविधा प्रदाता, नेता या इनमें से कोई नहीं। तो मालिक कभी नहीं है, नेता कभी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। सुविधा प्रदाता केवल एक गाइड के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, सहायक के रूप में शिक्षक का कार्य है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू की भाषा काम में ली जानी चाहिए, सही बात है। मातृभाषा काम में लेने, घरेलू की भाषा का मतलब मातृभाषा है, सही है ये। 27 का ये तो सही हो जा रहा है, ये सही है। दूसरा नंबर, ब नंबर की प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए। स नंबर, स्कूली उच्च स्तर पर मातृभाषा काम में ली जानी चाहिए। और द नंबर पर बाद के स्तरों में शास्त्रीय और विदेशी भाषा काम में ली जा सकती है। तो द नंबर भी सही है इसका, समझे? द नंबर भी सही जा रहा है इसका। अब आगे अगर बोला जाए तो ली जा सकती है, इसमें आंसर जाएगा अगर कहा जाए तो 27 का प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में, गलत है। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में नहीं ली जानी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का अध्ययन करवाना, यानी कि 27 का ब नंबर। 28 नंबर बात करें तो NCF 2005 में शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वृत्तीकरण मतलब वोकेशनलाइजेशन, यानी कि वोकेशनल का मतलब होता है रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम, जिससे क्या होगा, छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना, उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में बदलना, सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना और उदार शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी शिक्षा बनाना। तो आप समझे वोकेशनल का मतलब होता है, वोकेशनल कोर्स नहीं कराया था, BCA कराया जा रहा है, BBA कराया जा रहा है, या ICI क्या बोलते हैं, CIA कराया जा रहा है। बहुत सारे कोर्स ऐसे ऐसे हैं ना जिनसे हम किसी रोजगार की तरफ बढ़ सके। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है। तो 28 में होना चाहिए सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर। और नंबर भी सही है कि छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए, लेकिन ना वृत्तीकरण करने का मतलब कि जोर दे दिया गया उस पर। 29 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का लक्ष्य क्या है? 2005 का लक्ष्य अगर बोला जाए तो कि अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति, जी नहीं। बी नंबर, शिक्षण संस्थानों में समन्वय शामिल करना। सी नंबर की जो है ना स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग। और द नंबर ये सभी। अब ध्यान से देखिए, ये सभी डाल दिया है तो स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग ही तो सही है। शिक्षण संस्थानों में समन्वय शामिल करना, समन्वय का मतलब होता है ना कि बाहरी जीवन के साथ अंदर के ज्ञान को मिला करके चला। तो अभिभावक का, हाँ कह सकते हैं, अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना। सभी गार्जियन चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ें, विकसित हों, तो इसको भी ध्यान दिया गया है। और 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो आपको PDF में मिल जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, किस बात पर? तो अधिक महत्व की बात की जाएगी तो आप देखेंगे भौतिक संसाधन, शिक्षित ये क्वेश्चन शायद एक बार और आया था। तो 30 का जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आज आपके सामने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा विस्तार पूर्वक वर्णित की गई है। आशा है आपको समझ में आएगी, और जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।